जी, तो हम बात कर रहे थे अपडेटिंग इन डिस्टेंस वेक्टर की। तो हमने क्या किया, प्रीवियस स्लाइड से उस डायग्राम को भी उठा लिया जिसमें राउटर्स शुरू में ऑन हुए और उन्होंने अपने नेबर से इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। अब ये अपडेटिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं, ए और सी। ये सी है, ये बाकी जितने भी टेबल्स आपको राउटिंग टेबल्स नजर आ रहे हैं वो ए के हैं। उसकी रीजन है, ए का एक मॉडिफाइड टेबल मौजूद है, एक ओल्ड टेबल मौजूद है और एक न्यू टेबल मौजूद है। और ये टेबल तब तक ए के पास रहेंगे जब तक उसने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की। अब यहाँ पर सी ने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ए के साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पे देखें ये कि सी ने जब अपनी इंफॉर्मेशन ए के साथ शेयर की है, ठीक है, तो ए कैसे इसको अपडेट करेगा। ए का ओल्ड टेबल ये है, ये वाला जिसके नीचे लिखा हुआ है ए ओल्ड टेबल, ठीक है। अब ए ओल्ड टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अभी मौजूद है वो तो एज इट इज अभी है, लेकिन जब सी इसके साथ शेयरिंग करेगा, सी इसको अपना टेबल देगा, तो उसकी मॉडिफिकेशन टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, 4 6 2 इन्फिनिटी एंड 6, ये कास्ट आ जाएगी। कैसे, इसको हम समझते हैं। देखिए इस ग्राफ के अंदर जो सी है वो जब ए तक मूव करेगा तो उसकी कास्ट कितनी है, 2। तो क्या होगा कि सी से ए पे आने का जो टेबल यहां मूव किया है उसकी कास्ट 2 है, तो ए की हर कास्ट के साथ 2 ऐड हो जाएगा। ए का ओल्ड टेबल देखें और सी का ये टेबल देखें। सी की कास्ट क्या है, पहले ए नोड पे 2, ठीक है। तो क्या होगा, सी के अंदर एक सी के टेबल को देखें तो उसमें ए की कास्ट क्या है, 2, ठीक है। और सी ने ए पे आना है तो क्या होगा, 2 के साथ 2 ऐड होगा, ठीक है। क्या करेगा सी जो है वो इसके साथ क्या करेगा, कास्ट को ऐड करता जाएगा। हर एक के अंदर अगर आप 2 ऐड करें तो यहाँ पे देखें टेबल कैसे अपडेट करेगा ए, कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 0 + 2 2, इन्फिनिटी को एज इट इज रहने देगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। उसने एक शक्ल अख्तियार कर ली है जिसकी बेस पे उसने कहा कि ये उसका अभी मॉडिफाइड टेबल है, ये फाइनलाइज नहीं है। जब सी से टेबल ए की तरफ आएगा तो इस तरह उसकी जो कास्ट है वो ऐसे ऐड हो जाएगी जो पाथ की कास्ट है उसके साथ। जब ये टेबल यहाँ पे मॉडिफाइड शेप अख्तियार करेगा तो क्या करेगा, ए राउटर अपने ओल्ड टेबल के साथ कंपैरिजन करेगा, ठीक है। और कंपैरिजन आप देखें यहाँ पे कंपेयर बना हुआ है कि ए मॉडिफाइड टेबल अपने ए ओल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन करने के बाद जो कास्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगी ए के न्यू टेबल में वो कुछ इस तरह से होगी, 0 5 2 3 6। तो इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि मिनिमम कास्ट को ऑब्टेन किया जाएगा। अब आप देखें मॉडिफाइड टेबल में कहता है कि ए से ए पे कास्ट क्या बन रही है, 4, लेकिन यहाँ पे देखें ओल्ड क्या कहता है, ए से ए पे कास्ट क्या है, 0। तो मिनिमम कास्ट कौन सी हुई, 0 और 4 में 0। तो ये न्यू टेबल अपडेट कर लेगा अपनी इंफॉर्मेशन को, ए 0 कर देगा। इसी तरह बी की कास्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है, 5 आ जाए। सी की कास्ट 2 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, सेम रहेगा। डी की कास्ट यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में पता ही नहीं है क्या हो सकती है। इधर ई की कास्ट 6 है, तो इसी तरह ये अपडेटिंग का प्रोसेस डिस्टेंस फैक्टर में अपडेट होता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सर, लेकिन हमने 2 ही ऐड क्यों किए? ये वाली, नो सर, जो ए का मॉडिफाइड टेबल बनाया हमने। ये प्रोटोकॉल्स के अंदर देखें ना, ए का जो मॉडिफाइड टेबल बनाया है ये प्रोटोकॉल्स की एक सेटिंग है प्रोटोकॉल्स में कि हर राउटर दूसरे राउटर के साथ लिंक है और उसकी एक कास्ट बनती है।
तो जब सी से राउटिंग टेबल ए की तरफ मूव करता है तो सी के टेबल के अंदर जितनी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो तो आनी है, लेकिन उसके आने से वो कास्ट को भी उसमें ऐड करता है। जो पाथ उसने अख्तियार करना है सी से ए पे, देखें यहाँ ग्राफ में नीचे मैंने गिवन किया था, ये देखें यहाँ पे सी की वैल्यूज देखें 2, 4, 0, इंफिनिटी एंड 4 है, ऐसा ही है। Yes, sir. ये सारा टेबल मूव करेगा ए की तरफ, यहाँ पे भी सेम है। मूव करने के ऊपर जो कास्ट पड़ रही है वो इसमें ऐड होगी, ये इस प्रोटोकॉल का, इस डिस्टेंस वेक्टर का रूल है। Yes, sir. अब आप हर एज की कास्ट को हर नोड के ऊपर या राउटर के अंदर जो हमारे पास जो टेबल के अंदर हर एक नोड मौजूद है उसके साथ आप उस 2 को ऐड करती जाएं तो ये मॉडिफाइड टेबल है, ये फाइनलाइज नहीं है, ये एक प्रोसेस है उसका लॉजिक का। जब ये मॉडिफाइड टेबल बन जाता है तो फिर वो क्या करता है, उसने अपने पास अपना ओल्ड टेबल ए ने वो भी रिटेन किया हुआ है, वो उससे कंपेयर भी करता है। उस कंपेयर की बेस पे अगर आप दोबारा इस न्यू टेबल को देखें और इस ग्राफ को देखें तो क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है या नहीं है। ए से देखें, ए पे क्या कास्ट पड़ेगी 0, ए से बी पे जाने के लिए कास्ट क्या है 5, ए से सी पे जाने के लिए कास्ट क्या है 2, ए से डी पे जाने के लिए कास्ट क्या है हमारे पास 3, और ए से ई पे जाने के लिए कास्ट क्या है हमारे पास 6। अब आपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि हम मिनिमम कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो मिनिमम कास्ट है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसने क्या किया, जो मॉडिफाइड टेबल था उसको अपने ओल्ड टेबल से कंपेयर किया और जहां उसको कास्ट कम मिली उसने उसको इधर अपडेट किया, तो ये उसका फाइनलाइज टेबल। क्लियर है? Yes, sir. सर ये तो हमने ए को सी के साथ लिंक किया ना, अगर हम ए को जब बी के साथ लिंक करेंगे तो फिर अब उस वक्त कंपेयर ए के न्यू टेबल के साथ करेंगे या ओल्ड टेबल के साथ करेंगे? किसको, ए को अगर बी से करेंगे? ए को अगर बी के साथ जब लिंक किया है तो 5 ऐड किया है, तो जी 5 ऐड करके हम कंपेयर करना है, तो जो ए का न्यू टेबल बना था सी के साथ उसके साथ हम कंपेयर करेंगे या ओल्ड टेबल के साथ कंपेयर करेंगे उसको? देखिए, हर राउटर के साथ जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो उसके टेबल की बेस पे होगी। ये प्रोसेस हर नोड का ऐसे परफॉर्म होगा, लेकिन ये नहीं कि हर एक के लिए सी का टेबल जाएगा। ए ने सी के साथ शेयरिंग की है, इसी तरह ए अगर बी के साथ टेबल शेयरिंग करेगा तो बी का प्रॉपर ये टेबल वहां पे मूव करेगा, इसकी जो कास्ट होगी 5 ये ऐड होगी, इसी तरह मॉडिफाइड टेबल बनेगा। फिर मॉडिफाइड टेबल ए के ओल्ड टेबल से कंपेयर होगा, फिर उन दोनों में से जो मिनिमम कास्ट होगी वो यहाँ जनरेट होके आएगी जो कि फाइनल। ठीक है सर। जी अच्छा जी, अब हमने इस चीज को डिस्कस किया कि ये हमारे पास कैसे अपडेशन का काम करता है डिस्टेंस वेक्टर। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्टेंस वेक्टर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, टू नोड इंस्टेबिलिटी। टू नोड इंस्टेबिलिटी यानी प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है हम इसको देखते हैं। हो सकता है कोई नोड हमारा फॉल्टी हो जाए या फेल हो जाए, नेटवर्क की डाउन हो जाए, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं लिंक के डाउन होने की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह फेल हो जाती है, हो सकता है आपका जो नेटवर्क है वो वायरलेस नोड्स भी रखता हो, वायरलेस राउटर्स भी उसमें मौजूद हो। ठीक है, और आप अपना जिस तरह घर में रखते हैं लैपटॉप, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, हमारे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वीक हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अब क्या है, जैसा कि हमने बात की थी कि नोड्स या राउटर्स इंफॉर्मेशन को चेंज करते रहते हैं, तो फेल होने से भी ये चेंज आएगा। और बहुत सारी
आपके पास इसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, नोड राउटर आपका ऑन ही नहीं हुआ, नेटवर्क बंद ही पड़ा है, वो आपके साथ कनेक्टेड था प्रीवियस प्रैक्टिस में और अब नहीं है, तो उस सूरत में हमें ये देखना पड़ता है कि इंस्टेबिलिटी कैसे आती है। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर आप देखें इंस्टेबिलिटी के हवाले से, यहाँ पे एक नोड या राउटर एक्स है, ए है और बी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक्स ने अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन ए के साथ शेयर कर दी और उसने बताया कि एक्स तक आने की जो कास्ट है वो, ठीक है, वो क्या है, 2 है। तो इसने अपने पास टेबल में स्टोर कर लिया। अब इसने ये इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर कर दी। अब बी में देखें तो बी क्या कहता है कि एक्स पर जाने की कास्ट क्या है, 6 है, लेकिन उसमें राउटर एक और आएगा नेक्स्ट, वो क्या है, ए। अब इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ये बिफोर फेलियर का एक सिनेरियो। आफ्टर फेलियर को अगर आप देखें, जब फॉल्ट आ गया, कोई इशू आ गया और ये एक्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक्स की इंफॉर्मेशन ए के पास तो आ गई है, ठीक है, ये अजम्पशन है। एक्स ने अपनी इंफॉर्मेशन ए के साथ शेयर कर दी है, सॉरी, ए ने जब देखा कि एक्स तक जो क्या नाम है लिंक है उसका, वो क्या हो गया है, डाउन हो गया, और ए के पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। जब आपको नोड नहीं मिलता जो आपके साथ प्रीवियसली कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है, उसकी कास्ट जो है वो इन्फिनिटी में मूव कर जाती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जहाँ पे बिफोर फेलियर उसने कहा कि एक्स पे जाने की कास्ट क्या है, 2 है, और यहाँ पे जब उसका आपस में राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया तो उसने उसको इन्फिनिटी कर, जबकि ए ने अभी तक बी से ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, या बी ने अपने टाइम इंटरवल के लिहाज से अभी तक ये इंफॉर्मेशन गेट नहीं की है। ये एक सिनेरियो। आफ्टर ए रिसीव्स अपडेट फ्रॉम बी, इसी दौरान ए ने जो है बी से इंफॉर्मेशन ले ली है। ए ने क्या किया है, बी से इंफॉर्मेशन ले ली है, जबकि बी के राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ये वाली मौजूद थी जो ए के पास, जो ए से हासिल की गई थी। अब ए को ये नहीं पता कि जो बी के पास इंफॉर्मेशन है वो इसके राउटिंग टेबल वाली लास्ट टाइम यही अपडेटेड पड़ी है, ठीक। तो फिर क्या होगा, यहां पे लूप का सर्कल आ जाएगा, क्योंकि बी ने जब ए को इंफॉर्मेशन दी तो उसने बताया कि ए पे क्या नाम है, आप अगर एक्स पे जाना चाहें तो उसकी कास्ट 10 बनती है, क्योंकि पूरा राउटिंग टेबल जब यहां से मूव करेगा, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस में देखा, तो 6 थी, 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आफ्टर बी रिसीव अपडेट फ्रॉम ए, और अगर इस सिनेरियो को इनवर्स में करें, और अगर बी ए से इंफॉर्मेशन ले कुछ दौरान के बाद, जब उसका टाइम पूरा हो जाए इंफॉर्मेशन को सिंक करने का, तो फिर क्या होगा, 10 की कास्ट 14 पे चली जाएगी और ये एक लूप बन जाएगी। ये 2 नोड इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट है कि ये लूप जूं जूं 14 बी की इंफॉर्मेशन इधर आएगी, ए की इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, तो क्या होगा, ये कास्ट टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी, इवन के एक्स नोड जो है वो इस वक्त डिस्कनेक्टेड है। तो जब ये लूप चल पड़ती है, तो लूप चलने का मकसद क्या होता है कि दोनों राउटर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो कास्ट टाइम टू टाइम सेम नोड के लिए इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कोई इशू है। तो वो इसको क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसको इन्फिनिटी कर देते हैं। तो ये 2 नोड इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट है। इसी तरह अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एग्जांपल ऑफ डोमेन यूजिंग रिप, राउटिंग इंटरफेस प्रोटोकॉल में हमारे पास कुछ नेटवर्क्स हैं जो कनेक्टेड हैं डिफरेंट राउटर्स की मदद से, और हर राउटर के साथ जो टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अपने अपने रूट्स की डिफाइन है कि किसने कहाँ तक कैसे जाना है।
तो यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन गिवन है, ठीक है, और हर डेस्टिनेशन की जो कास्ट है, जो हॉप है वो गिवन है, कास्ट भी या हॉप। तो हॉप से मुराद के जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट नोड्स हैं जिनके जरिए आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे आपके सामने ये सिनेरियो गिवन है और हर एक राउटर की राउटिंग टेबल मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये जो नेटवर्क्स हैं वो मौजूद हैं और हर नेटवर्क का एक गेटवे भी मौजूद है, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहे हैं ये नेटवर्क एड्रेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे गेटवे भी गिवन है कि किस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए किस गेटवे से जाना पड़ेगा। तो अगर आप इस पहले वाले टेबल को देख लें तो यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन है 130.10.0। तो आप इसको फाइंड करें कि ये कौन सा नेटवर्क है। ये 130.10.0। अगर हमने यहां से इधर जाना है तो हमारे पास देखें इस नेटवर्क पे हम मौजूद हैं। तो इधर तक जाने के लिए हमारा हॉप क्या बनेगा, 1, ठीक है, क्योंकि हम ये देखें डायरेक्टली इधर कनेक्टेड है। तो आगे सामने क्या है, डैश। लेकिन जहां पे आप देखें हॉप 2 लिखा हुआ है तो उसके सामने नेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट आपके सामने हॉप क्या आ रहा है या नेक्स्ट आपके पास जो गेटवे बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहां देखिए 130.1.1.0.0, ठीक है। ये वाला नेटवर्क जब आप इस पे जाना चाहेंगे तो आपके हॉप 2 बनेंगे 1 और 2, और इस तक पहुंचने के लिए जो गेटवे आपके पास बनेगा वो ये बनेगा 130.10.0.2। तो ये उसका गेटवे भी स्टोर कर लेगा। इसी तरह जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक हॉप है उनके सामने डैश है, और जिनके अंदर 2 हॉप हैं या 3 हॉप हैं तो उसके साथ उसका गेटवे भी गिवन है। अब ये देखें ये नेटवर्क है 205.5.5.0, 205, ठीक है, 5.5.0 ये मौजूद है। यहां तक जाने के लिए आपके क्या है, हॉप 3 है, 1 2 3, और इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो गेटवे बनता है 130.10.0.2। और इसी तरह ये सारे का सारा प्रोसेस हर राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद होते जो कि हमने प्रीवियस राउटिंग टेबल्स में देखा। तो ये इंफॉर्मेशन जो इनके पास मौजूद होती है इसकी बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं और ये अपनी प्रोसेसिंग या डाटा को शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोटोकॉल आ गया जिसको हम कंसेप्ट ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है OSPF की, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की। अब इसमें तरीक़ाकार एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हमने अभी डिस्टेंस वेक्टर को डिस्कस किया, ठीक है। अब जो डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास था उसमें क्या था, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें टेबल पूरे का पूरा शेयर हो जाता है। यहाँ पे तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, ठीक है। और डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो टेबल की शेयरिंग है, इस शेयरिंग को ओवरकम करने के लिए पूरे के पूरे टेबल को शेयर करने की बजाय वो कहते हैं कि पूरा एक जो पाथ है वो शेयर हो जाए, यानी कि राउटिंग पूरा टेबल शेयर करने की जरूरत नहीं है OSPF के मुताबिक। तो वो कहता है कि हमने लिंक स्टेट के उन राउटिंग के जो डिस्टेंस वेक्टर की जो इश्यूज हैं हमने उनको ओवरकम किया। तो लिंक स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया है इस हवाले से कि वो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो ड्रॉबैक्स कंसीडर किए जाते हैं उनको ओवरकम किया जाए। अब ये सारा प्रोसेस जो प्रोटोकॉल्स का है ये बेसिकली रिसर्च बेस होता है। ऐसे बेतहाशा बेशुमार हजारों प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर
टाइम टू टाइम डिफरेंट रिसर्चर्स काम करते हैं और उनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए उनको एनहांस करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि डिस्टेंस वेक्टर में कौन कौन से ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि हर नोड अपने एडजेसेंट नोड से कंप्लीट राउटिंग टेबल को कलेक्ट कर लेता है। लिंक स्टेट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये टेबल वक्त के साथ साथ क्या होता है, एक्सटेंड होता जाता है, जिसकी वजह से हमें कास्ट ज्यादा पड़ेगी। किसकी? सिर्फ राउटिंग इंफॉर्मेशन की कास्ट अभी तो, क्योंकि अभी तो राउटर अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि किस रूट पे जा सकता है और कहां कहां लिंक हो सकता है। तो कास्ट क्यों ज्यादा पड़ेगी? क्योंकि राउटिंग टेबल की लेंथ फिक्स नहीं है। ये तो जितने आपके साथ राउटर के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश होते जाएंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका राउटिंग टेबल बहुत इंक्रीज हो जाएगा और आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी राउटर का राउटिंग टेबल पीरियडिकली अपनी इंफॉर्मेशन को या इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर एक राउटर का दूसरे राउटर के साथ लिंक ड्रॉप हो जाए तो डिस्टेंस वेक्टर में इसका पता नहीं चलता, जैसा कि हमने प्रीवियस 2 नोड इंस्टेबिलिटी में देखा। लिंक ड्रॉप हुआ, उसको ये नहीं पता, बस उसको ये पता चल गया कि अब उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, जो उसका प्रोसेस था कि वो अपने नेबर से इंफॉर्मेशन गैदर करे, जिसकी बेस पे वो उसको इन्फिनिटी कर दे। तो एक राउटर का दूसरे राउटर के साथ क्या है, लिंक ड्रॉप हो जाए तो डिस्टेंस वेक्टर में इसका पता नहीं चलता कि साथ वाला लिंक आपका अप है या डाउन हो गया है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि डिस्टेंस वेक्टर सारा डेटा एक ही पाथ से डेस्टिनेशन पर ले जा सकता था, ठीक है, जबकि लिंक स्टेट में ऐसा नहीं, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर में सारा डेटा एक ही पाथ से डेस्टिनेशन पे ले जा सकता है, लिंक स्टेट में ऐसा नहीं। अब हमने जब ये जान लिया कि डिस्टेंस वेक्टर में क्या ड्रॉबैक्स पाए जाते थे, ठीक है, तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे या कोशिश करेंगे इसकी कि लिंक स्टेट इनको कैसे ओवरकम करता है या उसने कैसे इनको ओवरकम किया। लिंक स्टेट राउटिंग में OSPF यूज किया जाता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है? लिंक स्टेट में हर राउटर अपने एडजेसेंट राउटर की लिंक अप रहने की इंफॉर्मेशन भी रखता है, ठीक है, यानी हर राउटर अपने एडजेसेंट राउटर की लिंक अप रहने की भी इंफॉर्मेशन रखता है और साथ साथ इसमें जितने भी राउटर्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त कनेक्टेड हैं उन तमाम की लिंक स्टेट अप होने की इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास पहुंच जाएगी, जिससे अगर आप देखें तो हर राउटर के पास एक मैप बन गया है। इस ग्राफ में देखें, हर नोड या राउटर को देखें तो हर एक के पास एक ग्राफ बन गया है, ठीक है, एक मैप आ गया है। अब लिंक स्टेट राउटिंग में इस मैप पर अप्लाई क्या होता है? डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जिसकी मदद से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड किया जाएगा, जिसको हम ट्री कहते हैं। अब ये ट्री राउटिंग टेबल में फिर क्या होगा? स्टोर होगा, यानी कि जैसे कि आपने नॉन साइकिल और साइकिल का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे क्या है कि डाइजेक्स्ट्रा इसमें अप्लाई होता है और वो क्या करता है? शॉर्टेस्ट पाथ आपको फराहम करता है, ठीक है, और एक ट्री जनरेट कर देता है और वो ट्री आपके नोड के टेबल में स्टोर होती है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड का सहारा लेते हैं। अब देखें लिंक स्टेट नॉलेज कैसे गेन करती है। अब ये वो सारे नोड्स यहाँ पे हैं और हर एक की जो कास्ट गिवन थी वो उन्होंने अपने नेबर से कास्ट इस तरह से कलेक्ट की, ठीक है, गेन की है। तो इस डायग्राम में देखें कि हर स्टेट अपने साथ एडजेसेंट स्टेट की क्या कर रही है? नॉलेज हासिल कर रही है।
ए से बी पर जाने की कॉस्ट कितनी है, सी पर, डी पर, ठीक है, ये सारी। अब होता क्या है इसमें, तमाम स्टेट्स का नॉलेज हर स्टेट के पास एक मैप की शक्ल में मौजूद होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। और फिर इसके बाद इस मैप पर डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है ताकि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड किया जा सके। ठीक है, ये आप डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इन कोर्सेज में पढ़ चुके हैं। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड होता है, उसके ऊपर हमने कहा कि क्या अप्लाई होता है, डाइजेक्स्ट्रा। डाइजेक्स्ट्रा का फ्लो किस तरह है कि वो स्टार्ट करेगा अपना प्रोसेस, सेट रूट टू लोकल नोड एंड मूव इट टू टेंटेटिव लिस्ट। सबसे पहले एक रूट नोड डिफाइन करेगा कि रूट इसका क्या है। रूट नोड के बाद वो एक टेंटेटिव लिस्ट बनाएगा और वो टेंटेटिव लिस्ट में तमाम नोड्स को अपने पास क्या करेगा, अपने पास कलेक्ट करेगा। और तमाम नोड्स पे जाने की जो कास्ट है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, टेंटेटिव लिस्ट इज एम्प्टी, जब तक टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी नहीं हुई, तमाम नोड्स की इंफॉर्मेशन उसने फाइनलाइज नहीं की, तो तब स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अमंग नोड्स इन टेंटेटिव लिस्ट मूव द वन विद द शॉर्टेस्ट पाथ टू परमानेंट लिस्ट। जितने नोड्स उसके पास आ गए उन सब में वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को परमानेंटली स्टोर करेगा और बाकियों को इग्नोर कर देगा। एड ईच अनप्रोसेस्ड नेबर ऑफ लास्ट मूव नोड टू टेंटेटिव लिस्ट इफ नॉट ऑलरेडी देयर। अगर कोई नेबर अभी तक अनप्रोसेस्ड है तो उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल करेगा। इफ नेबर इज इन द टेंटेटिव लिस्ट विद लार्जर कम्युलेटिव कास्ट, और अगर उस नेबर की कास्ट लार्जर है तो वो क्या करेगा, रिप्लेस इट विद न्यू वन। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक टेंटेटिव लिस्ट में आपके पास नोड्स मौजूद है। अब हम इसको जरा ग्राफ में वाजे करते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, ये कैसे अब ये वर्किंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ओवरऑल हमारे पास मैप था वो इस तरह से था। पहले क्या होगा, एक रूट नोड डिसाइड हो गया कि रूट नोड ए, तो क्या होगा, इन तमाम की इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी जो नेबर्स है और हर एक की कास्ट। ठीक है, तो देखा जाएगा कि किसकी कास्ट मिनिमम है, इस वक्त सी की है, तो उसने सी को परमानेंटली अपने पास क्या किया, मूव सी टू परमानेंट एंड ऐड ई टू टेंटेटिव लिस्ट। जो ही उसने देखा कि सी की कास्ट मिनिमम है, उसने सी को अपने पास स्टोर किया और ई को टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब उसके कॉस्ट भी तो 0 है जी सर, ए की कॉस्ट भी तो 0 है। ए की कास्ट 0 है तो सर आपने कहा ना मिनिमम सी की है। जी देखें, ए तो रूट है ना आपका, ए आपका रूट नोड है। ए ने अपने नेबर्स को क्या किया, नेबर्स की इंफॉर्मेशन को गेन किया, उसमें क्या है, बी, सी और डी है। इस स्टेज पे देखें, ठीक है, और उसने इन तीनों में से देखा कि किसकी कास्ट कम है, मिनिमम कास्ट किसकी है, सी की। तो उसने सी को क्या किया, मूव सी टू परमानेंट एंड ऐड ई टू टेंटेटिव लिस्ट। सी को उसने परमानेंट लिस्ट में डाल दिया और उसके बाद जो कमिंग नेबर था उसने उसको प्रोसेस में डाल दिया। क्लियर है? यस सर। अब यहां पे देखें, अब वो क्या करता है, अब फिर कंपेयर करता है बी, ई और डी, तीनों की कास्ट जरा कंपेयर करें, 5, 6 और 3 है, तो किसको कलेक्ट करेगा, 3 को। 3 को। तो उसने क्या किया, देखें, उसने उसका कलर शेप चेंज कर दिया नोट का, उसको अपने परमानेंट कलर एक प्रोवाइड कर दिया, और बाकी जो बी और ई हैं वो अभी तक पेंडिंग है। अब वो क्या करेगा,
इन दो को कंपेयर करेगा और फिर किसको प्लेस करेगा, 5 को उसके पास। फिर इस तरह उसने क्या किया, लास्ट में उसके पास एक ही नोड बचा और कोई नोड है ही नहीं, उसने 6 को अपने पास अपडेट किया। अब यहाँ पे आप इस ओवरऑल आउटकम को इसके साथ कंपेयर करें तो कुछ चेंजेस आई हैं आपके मैप में। हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक मैप होगा, एक ग्राफ होगा, जिससे वो क्या बनाएगा, लिंक स्टेट ट्री बनाएगा। ट्री की डेफिनेशन पता है ना? यस सर। इसने क्या किया, ये देखें, एक साइकिल बन रहा था, ये साइकिल भी रिमूव हो गया और आपके पास एक शेप आ गई ट्री की, और ये साइकिल भी रिमूव। तो ये लिंक स्टेट की वर्किंग है, वो इस तरह से वर्किंग करता है। और फिर इस ट्री को अपने पास नेक्स्ट स्लाइड में जरा देखें तो राउटिंग टेबल के अंदर उनको स्टोर कर देगा कि ए से ए पे डायरेक्ट जाने की कॉस्ट ये है, और अगर ए से हम ई पे जाना चाहें तो हमें नेक्स्ट सी आएगा और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, वो 6। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो सारी तरह कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी? किस तरह? लिंक लिस्ट बैक पिछली स्लाइड में जिस पर आपने बताया था, पिछली स्लाइड इसमें सर बी से हम सी जा रहे हैं, जी जी तो सर ऊपर जब हमने लिंक लिस्ट अप्लाई नहीं किया था तो बी से सी 4 कास्ट थी हमारे पास, बी से सी लेकिन जब पे, हमने बी से सी जाना हमने, हाँ तो ऊपर 4 थी ना पहले कास्ट ऊपर, जी 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 तो जब हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया उसमें, जी तो अब हम बी से सी किस तरह जाएंगे? जी। देखिए बात यह है कि अभी आप रूट नोड ए से ए की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना? ये रूट नोड ए है आपका, हम ए की जस्ट बात कर रहे हैं, बाकी नोड्स की तो अभी हम बात कर ही नहीं रहे। ए ने अपना राउटिंग टेबल अपडेट किया है कि ए जब मूव करेगा अपने इनको मैसेजेस को, पैकेट्स को भेजेगा, तो वो इस ट्री की शेप में वर्किंग करेगा, ठीक है? ठीक है। ये ठीक जस्ट है एक ही है। इसी तरह आप हर नोड के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, और हर नोड जो हर राउटर है आपका, उसके अंदर इसी तरह डाइजेक्स्ट्रा काम करेगा। डेफिनेटली उसके लिए अपना ट्री बनेगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहां देखें हमने आउटकम में क्या दिया है, जस्ट ए का राउटिंग टेबल बताया हमने कि अगर ए से हम इस तरह मूव करते हैं, हमारा पैकेट मूव करता है, तो उसके पास जो राउटिंग टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, लिंक स्टेट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एरियाज इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम की हमने शुरू में भी बात की, ठीक है? अब ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, इसमें ये जो आपको लार्ज राउटर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉर्डर गेटवे को, जो हमने बात की थी ना, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये बॉर्डर गेटवे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी वर्किंग कैसे होती है हम इसको अपनी कमिंग स्लाइड में डिटेल में देखते भी हैं कि ये बॉर्डर गेटवे वर्किंग कैसे करता है। अब यहाँ पे देखें, हर एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है, ठीक है? और जब भी आप इस ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने की बात करेंगे, बाहर किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, बाहर किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होंगे, तो आपको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यानी एक ऐसा राउटर लगाना पड़ेगा जो कि बॉर्डर के ऊपर वर्किंग करता है, ठीक है? और बॉर्डर का गेटवे आपके, जैसे हमने पीटीसीएल की बात की, नयाटेल की बात की। अब पीटीसीएल के बेतहाशा ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, नयाटेल भी अब डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो उनके आपस में जो नेट बने हुए हैं, नेटवर्क बने हुए, वो तो इसके अंदर आएंगे, इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से भी लिंक हो रहा है, तो उसके लिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। और ये वही चीज है
जो कि आपके पास इंटर डोमेन की बात करती है। अभी तक हमने जो दो डिस्कशन की प्रोटोकॉल्स की वो इंट्रा थी, इंट्रा। अब है इंटर, जहां पे इंटरनेट की बात की जाती है, जहां पे डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने की बात की। तो अब इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन सा है इसका? पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल, जिसमें बीजीपी यूज हो रहा है। एग्जांपल हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की होगी। और ये पाथ वेक्टर राउटिंग काम कैसे करता है, हम इसको अब डिस्कस करते हैं। इसकी वर्किंग को डिस्टेंस वेक्टर से अगर आप कंपेयर करें तो 3 स्टेप्स इसके मिलते जुलते हैं उससे। यानी इसमें भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, फिर शेयर किया जाता है, और तीसरे स्टेप में टेबल को अपडेट किया जाता है। अब अगर आप यहां पर A1 के टेबल को देखें, ठीक है, तो इसमें A1 से लेकर A5 तक सबका पाथ AS1 ही है। ठीक है, A1 से लेके देखें, ये बॉर्डर गेटवे है और ये बाकी छोटे छोटे राउटर्स जो कि ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। ये अंदर भी काम कर रहा है और बाकी जो बाहर के ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं उनसे भी लिंक कर रहा है। तो अगर आप A1 से लेके A2, A3, A4, A5 की बात करें तो इन तमाम पे जाने का पाथ क्या है? AS1। AS क्या है? ऑटोनॉमस सिस्टम। अब ये जो AS1 नंबर है ये 16 बिट पर मुश्तमिल होता है और ये नंबर ICANN की तरफ से असाइन किया जाता है। ICANN एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ICANN स्टैंड फॉर क्या है हमारे पास? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, जिसका काम है इंटरनेट की वर्किंग को स्मूथ चलाने में मदद फराहम करना। अब होता क्या है, अब A1 अपनी इंफॉर्मेशन को B1 और C1 के साथ शेयर करेगा और इसी तरह ये सब डिस्टेंस वेक्टर की तरह एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, शेयर करेंगे जिस तरह दूसरे स्टेप में था उसके। और फिर उसके बाद इसका प्रोसेस आगे क्या करेगा? मूव करेगा। टाइम क्योंकि एंड होने वाला है इस सेशन का, जूम का, तो मैं दोबारा कनेक्ट करके इस पे सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मिनट, मैं अटेंडेंस की स्नैप भी ले लूँ एक। जी, तो हम बात कर रहे थे इनिशियल क्या नाम है, पाथ वेक्टर राउटिंग की, और ये बीजीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो हमने इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए इसका एक ग्राफ दिया हुआ है, और इसके ग्राफ में अगर आप देखें इसकी वर्किंग, तो इसमें साथ साथ क्या है कि ये वर्किंग जब करता है तो एक तो इसका बॉर्डर गेटवे A1 है और इसके साथ जितने भी इंटरनली जो इसके राउटर्स हैं ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर वो भी लिंक हैं, उनकी एक टेबल इसने क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब देखें A1, A2, A3, A4, A5 बॉर्डर गेटवे का पूरा जो राउटिंग टेबल है जो इसके पास मौजूद है, उसके मुताबिक A1 पे जाने की भी कास्ट पाथ क्या है, वो सॉरी पाथ जो है वो AS1 है। इसी तरह ये भी AS1 है, ये भी AS1 है, ये भी AS1 है। यानी इन तमाम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो पाथ बनता है वो AS1 है। इसी तरह हर एक के पास अपने अपने
ऑटोनमस सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सी को देखें तो सी के पास AS3, क्योंकि इसकी इसके जो पाथ का नाम है आईकैन की तरफ से जो असाइन हुआ है वो क्या है, यहाँ पे गिवन है AS3 AS3 AS3। इसी तरह डी के अंदर भी मौजूद है और D1 और B1 के अंदर भी मौजूद है। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम इस स्लाइड पे देखते हैं जहां पे ये स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस अपना परफॉर्म करता है। तो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस का देखें तो ऑटोनमस सिस्टम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मौजूद हैं जो कि A1, B1, C1 और D1 के नाम से हैं, और उन तमाम के राउटिंग टेबल्स अगर आप देखें तो मैंने ये छोटा सा यहाँ पे ग्राफ भी प्लेस कर दिया प्रीवियस स्लाइड का, कि अगर आप यहाँ पे A1 की बात करते हैं, ठीक है, और A1 में डेस्टिनेशन देखें हमारा A1 से A5 तक है। A1 से A5 तक जो डेस्टिनेशन है उसका पाथ क्या है, AS1 AS1। लेकिन अगर आप A1 से B1 और B1 के अंदर जो B4 तक लिंक हैं उन तक जाने की बात करते हैं तो उसका पाथ क्या बनेगा, पहला जो उसका अपना AS1 और फिर AS2 बनेगा, क्योंकि आईकैन की तरफ से इसका जो पाथ है वो AS2 के नाम से लेबल्ड है। इसी तरह A1 से अगर आप C1 की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपका जो पाथ बनेगा वो AS1 और इस तरह फिर AS3 बनेगा। इसी तरह आप अगर A1 से D1 पे जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा कि आपके पास AS1 फिर उसके बाद AS2 और फिर उसके बाद AS4 आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है, AS1 AS2 और फिर AS4। तो इसके अंदर BGP के अंदर क्या होता है कि ये हर ऑटोनमस सिस्टम के हवाले से अपने बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की बेस पे जो बॉर्डर का राउटर होता है उसके अंदर एक राउटिंग टेबल अपना स्टोर करता है, जिसकी बेस पे वो अपने जितने भी लिंक्ड बॉर्डर गेटवेज हैं उनकी एक राउटिंग टेबल अपने पास क्रिएट करता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट हमारे पास इंटर डोमेन का।